बेटा कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? रोजे कैसे गुजर रहे हैं आप लोग? आई नो इस टाइम तक आके तो रोजों की वजह से आधे लोगों की वैसे ही बस हो जाती है। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन लाइक से बस सिलेबस हमारा इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। यही वीक है, आज का लेक्चर है और उसके बाद एक और लेक्चर इंशाल्लाह। इसको पढ़ के बस खत्म करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करूं मैं या वेट करें अभी हम? चलो बस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ऐसे है कि आप लोगों के जो चैट का, जो आप लोग चैट में लिखते हैं ना, वो जब मैं लेक्चर मैक्सिमाइज करती हूँ स्क्रीन, तो वो चैट आगे पीछे हो जाती है कहीं, फिर या तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा या फिर मैं इसको मैक्सिमाइज ही नहीं करती ताकि आप लोगों को चैट ना साइड करो। चलो ये इस तरह पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग, मुझे बताएगा कोई कि लास्ट टाइम क्या था, लेक्चर का टॉपिक क्या था जो हमने पढ़ा था? आपके ख्याल में लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? कोई टॉपिक आपको याद हो? किसी को भी नहीं याद? एक्सरसाइज फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, ठीक है। कौन सी स्पेशल पॉपुलेशन थी? स्पेशल पॉपुलेशन में कौन सी पढ़ी थी हमने? डायबिटीज पढ़ी थी या अस्थमा पढ़ी थी? बेटा इससे पिछले लेक्चर में डायबिटीज नहीं पढ़ी हमने, प्रेगनेंसी थी बिल्कुल। डायबिटीज और अस्थमा थी जब आपने मेकअप लेक्चर लिया था, तब पढ़ा था डायबिटीज और अस्थमा। इससे पिछले में हमने क्या पढ़ा था? सीओपीडी था, हाइपरटेंशन थी, ऑस्टियोपोरोसिस थी, ओल्डर एडल्ट्स थे। बेटा इस तरह तो फिर ये सारा दिस इज ऑल गोइंग टू वेस्ट। ऐसे तो कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का। कार्डियक रिहैबिलिटेशन, यस। चलो आज हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, अगर आपने एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंप्रूव करवानी है एथलीट्स की या क्लाइंट्स की या किसी की भी, तो उसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है या क्या ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स होंगे, वो हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हमने पहले भी पढ़े। There are three training principles. One is principle of overload, one is principle of specificity, and third is the principle of reversibility. तीन ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी और रिवर्सिबिलिटी। ओवरलोड कौन बताएगा मुझे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या होता है? स्टूडेंट्स भी बहुत थोड़े हैं, खैरियत है? बेटा इस टाइम पे कोई और लेक्चर तो नहीं होता ना? 2 बजे हमारे लेक्चर का ही टाइम है। चलो यार मैं ही बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये होता है कि अगर आपने किसी के अंदर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है या किसी के अंदर जो आपको इफेक्ट्स चाहिए वो ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप उसको, क्लाइंट को, उसकी जो ऑलरेडी, बेटा मैं डेफिनेटली पिछले 2-3 लेक्चर 3 बजे ले रही थी, लेकिन आज मुझे 1-2 बजे ही लेना था क्योंकि मुझे 3 बजे कोई और काम है। तो 2 बजे लेने के लिए आपके साथ इसलिए आसानी थी क्योंकि आप लोगों का 2 बजे मेरे साथ ही होता है। अगर कोई और लेक्चर होता
तो मैं फिर ना लेती 2 बजे, फिर मैं लाजमी 3 बजे लेती। लेकिन ये 2 हो या 3 हो, मैंने ये सहरी के टाइम पे आपको मेल करती थी। लास्ट मिनट मैंने आप लोगों का कोई टाइम नहीं ज्वाइन किया। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये है कि जी अगर आपको पेशेंट के अंदर या क्लाइंट के अंदर डिजायरेबल इफेक्ट्स चाहिए तो वो ऑलरेडी जो ट्रेनिंग कर रहा है या ऑलरेडी उसका सिस्टम जिस चीज के लिए अडेप्टेड है, आपको उससे ज्यादा काम करवाना पड़ता है। उसके सिस्टम को जब तक ओवरलोड नहीं करेंगे तब तक आपके पास इफेक्ट नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ये कहता है कि जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्लाइंट है वो एंड्योरेंस एथलीट है, मतलब कि वो स्विमिंग का एथलीट है, उसने लंबे टाइम के लिए स्विमिंग करनी है, तो अब आप उसकी जो ट्रेनिंग करवाएंगे उसके एंड्योरेंस सिस्टम को या उसके एरोबिक सिस्टम को ही टारगेट रख के करवाएंगे। ये नहीं है कि उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते रहे सिर्फ और उसकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग ना हो, पता लगे वो वापस जाके जिस कंपटीशन में उसमें पार्ट लेना है वो उसमें ले ही ना सके। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि जिस ट्रेनिंग को माइंड में रख के या जिस एनर्जी सिस्टम को आप माइंड में रख के एक्सरसाइज करवाते हैं, आप इफेक्ट्स एक्सरसाइज के या उस ट्रेनिंग के सिर्फ उसी फॉर्म में नजर आते हैं। अगर आप सिंपल एक मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाते जाएंगे तो जो आपके पास इफेक्ट आएंगे ट्रेनिंग के एंड में वो सिर्फ उस मसल की स्ट्रेंथनिंग के आएंगे, आपको ओवरऑल एरोबिक स्टेमिना तो नहीं इंक्रीज होगा। ये स्पेसिफिसिटी है। तीसरा हमारे पास है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि जब आप एक दफा ट्रेनिंग को स्टॉप कर देते हैं तो जो भी ट्रेनिंग की वजह से इफेक्ट्स आए होते हैं वो सारे के सारे रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग करके अपना स्टेमिना इम्प्रूव किया है तो जैसे ही आप ट्रेनिंग छोड़ेंगे आपका स्टेमिना वापस डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा इवेंचुअली, और एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल जीरो लेवल पे चले जाएंगे। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस होती है, देयर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, इनिशियल फिटनेस लेवल एंड द जेनेटिक्स। ये तीनों चीजें भी हमने पहले पढ़ी नहीं। जेंडर का आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक ही तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में रिस्पॉन्ड करते हैं या ट्रेनिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं। इनिशियल फिटनेस लेवल क्या डिफरेंस होता है? जाहिर सी बात है, अगर मेरा इनिशियल फिटनेस लेवल कम है और आपका इनिशियल फिटनेस लेवल ज्यादा है, मतलब कि मैं और आप अगर मेरी और आपकी रनिंग करवाएं तो आप ज्यादा बेहतर तौर पर रनिंग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो जो मुझे ट्रेनिंग कराएंगे मेरे अंदर इफेक्ट्स आपको ज्यादा नजर आएंगे क्योंकि मेरा बेस लाइन इफेक्ट बहुत नीचे है, मैं ओरिजिनली बहुत लो लेवल पर फॉल कर रही हूँ, और आपके अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स हमें कम नजर आएंगे। उसकी वजह क्या है कि आप ऑलरेडी मेरे से इम्प्रूवमेंट्स के अंदर ज्यादा है। तो अगर मुझे और उसको कंपेयर करेंगे, एक मुझे और अगर आपको कंपेयर करते हैं कि जी किसके अंदर ज्यादा फिटनेस आई है या किसके अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस फिटनेस आई है, तो वो मेरे अंदर ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा इनिशियल फिटनेस लेवल कम था। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स का क्या रोल होता है? क्या जेनेटिक्स का एक्सरसाइज ट्रेनिंग के ऊपर कोई फर्क है? हमने पढ़ा पहले क्या था? हम तो पढ़ा था डेफिनेटली, मुझे बता दें था क्या। जेनेटिक्स का क्या रोल होता है आपके फिटनेस लेवल के ऊपर? कुछ लोगों में जेनेटिकली इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और एंड्योरेंस भी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या ट्रेनिंग की वजह से उन पर फर्क पड़ेगा कोई? जिन लोगों का देखो, आप ये पॉइंट हमने था कि अगर आप जितनी भी किसी को ट्रेनिंग करवा लें उसकी जितनी जेनेटिक मेकअप उसको अलाउ करेगा एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर या उसके एरोबिक स्टेमिना के लिए, उसके अंदर उतनी ही इंप्रूवमेंट आएगी। अगर कोई एथलीट है और वो उसका जेनेटिक मेकअप अच्छा है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा आपकी ट्रेनिंग में, और एक वो एथलीट है जिसका जेनेटिक मेकअप इतना अच्छा नहीं है, उसको आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग करवा ले वो उस एथलीट का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकेगा जिसका जेनेटिक मेकअप अच्छा है। तो इन दी एंड हम इस बात पे आते हैं कि आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग करवा ले या जितना मर्जी उसको इम्प्रूव करवा ले, फाइनली बात आके आप कहाँ आ जाती है? जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि हम जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो जेनेटिकली एबनॉर्मल है उनको ट्रेनिंग बेनिफिट नहीं दे सकती। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग बिल्कुल सिरे से बेनिफिट नहीं देती, उनको फर्क डालती है, उनके ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली फर्क पड़ता है, इम्प्रूव भी करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम हद तक इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस था। इसके लिए ये जो जिन साइंटिस्ट ने ये आपको दिया था पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि जेनेटिक्स है जो कि रोल प्ले करती हैं, उनकी तरफ से एक कमेंट आया था बड़े अर्सा पहले कि इफ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट यू मस्ट चूज योर पेरेंट्स वाइजली। मतलब कि जेनेटिक्स का इतना
फ़र्क डलता है आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस के ऊपर कि अगर आपकी जीन्स अच्छी हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्कआउट सेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वार्म अप, वर्कआउट और कूल डाउन। वार्म अप क्या है? जो एक्सरसाइज से पहले आप अपने आप को हल्की-फुल्की एक्टिविटी में एंगेज करते हैं ताकि आपकी जो इंजरी का रिस्क है वो कम हो जाए। वर्कआउट का क्या मतलब है? एक्चुअली वो एक्सरसाइज या वो ट्रेनिंग जो कि आपने एथलीट को करवानी है या आप खुद कर रहे हैं। उसके बाद आता है कूल डाउन। कूल डाउन क्या होता है? या तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं या आप सिंपल आइस की एप्लीकेशन करते हैं या कुछ और एक्सरसाइजेज आप इन्वॉल्व करते हैं। तो कूल डाउन का मकसद क्या होता है कि जो ट्रेनिंग की वजह से, लेट्स से बाइसेप की ट्रेनिंग की है मैंने बहुत ज़्यादा, या मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग की है, तो अब मेरे जो लोअर लिम्ब के मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, ब्लड इकट्ठा हो गया होगा ना इसके अंदर, क्योंकि मसल की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। तो ये जो पूलिंग ऑफ ब्लड है, इसको वापस बैक टू योर सेंट्रल सिस्टम कौन सा है? आपका हार्ट। वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, तो वो वीनस रिटर्न को ज़्यादा करने के लिए जो मसल जो कलेक्ट हुआ है आपके जो ब्लड कलेक्ट हुआ है आपके मसल्स के अंदर, उसको वापस सेंट्रल सिस्टम में डालने के लिए हम ये कूल डाउन एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि और कोई इंजरी या क्रैम्प्स वगैरह को भी हम अवॉइड कर सकें। अब आती है ट्रेनिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आपने एरोबिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, एरोबिक परफॉर्मेंस कौन सी होती है मुझे बताएं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है या एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आती है एरोबिक परफॉर्मेंस? मैम एंड्योरेंस में आती है। बिल्कुल एंड्योरेंस में आती है। तो अगर आपने किसी की एंड्योरेंस परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है या एरोबिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, तो आप क्या करते हैं? हमारे पास 3 तरह की ट्रेनिंग मेथड्स हैं। वो 3 तरह की ट्रेनिंग मेथड्स क्या हैं? या तो आप उनको इंटरवल ट्रेनिंग करवाते हैं, या फिर आप उनको लॉन्ग स्लो डिस्टेंस की ट्रेनिंग करवाते हैं, या फिर तीसरी ऑप्शन होती है हमारे पास उनको हाई इंटेंसिटी और कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करवाते हैं। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह के एक्सरसाइजेज हैं या किस तरह के ट्रेनिंग मेथड्स हैं और उसमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी मकसद होगा आपका इन तीनों में से, उसका एक ही हमारे पास गोल होगा कि आपकी VO2 मैक्सिमम बेहतर हो जाए, आपका स्टेमिना बेहतर हो जाए क्योंकि एंड्योरेंस परफॉर्मेंस है, आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर जाए। लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है। अगर उसका थ्रेशोल्ड हम इंक्रीज कर देंगे तो आप जितनी भी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे, आपका लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास इसका क्या फायदा होता है? आपने रनिंग इकोनॉमी बेहतर करते हैं। रनिंग इकोनॉमी क्या है कि आप कम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर। अब पहले आती है हमारे पास इंटरवल ट्रेनिंग। मुझे बताएं इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? ये पहले भी पढ़ी है हमने। व्हाट इज इंटरवल ट्रेनिंग? इसका मतलब क्या है इंटरवल ट्रेनिंग का? गैप, बिल्कुल। ट्रेनिंग विद गैप्स, यस, ऐसे ही कि आप ट्रेनिंग ऐसे करते हैं कि 5 मिनट की अगर ट्रेनिंग की है तो 5 मिनट ही एक्सरसाइज आप रेस्ट देते हैं, फिर 5 मिनट दोबारा ट्रेनिंग करते हैं, फिर 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, मतलब कि इंटरवल्स में हम ट्रेनिंग करते हैं। तो इंटरमिटेंट ट्रेनिंग, बिल्कुल। तो ये जो इंटरवल्स में हम ट्रेनिंग करते हैं, इसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारा होता है वर्क इंटरवल, ठीक है? मतलब कि वो जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको कहते हैं वर्क इंटरवल, और जिसमें हमने गैप लिया है या जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे उसको हम कहते हैं रेस्ट इंटरवल, ठीक है? तो वर्क इंटरवल में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं कि आपने डिस्टेंस कवर करवाना है उसको, ठीक है? इंटेंसिटी उसकी कितनी रखते हैं इस इंटरवल ट्रेनिंग में? आप 85 to 100% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट तक उसको इतनी इंटेंसिटी रखते हैं, मतलब कि हायर इंटेंसिटी की। ड्यूरेशन कितनी रखते हैं? मोर देन 60 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, आपने एरोबिक स्टैमिना इंक्रीज करना है तो लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट करना है उसने, इसलिए हम उसकी ट्रेनिंग के अंदर भी उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रखते हैं। जो रेस्ट इंटरवल होता है उसमें ऑप्शन होती है आपके पास। रेस्ट इंटरवल का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने 5 मिनट की रनिंग की है तो 5 मिनट आप लेट के गुजार दें। वो जो रेस्ट इंटरवल के 5 मिनट्स है उसके अंदर आप रनिंग नहीं करते, लेकिन आप वॉकिंग जरूर करते हैं या आप जॉगिंग पे आ जाते हैं। मकसद क्या है कि जो हायर इंटेंसिटी हम वर्क इंटरवल में लेके जा रहे थे उस इंटेंसिटी को ब्रेक करते हैं हम रेस्ट इंटरवल। और रेस्ट और वर्क की कितनी रेशियो होती है कि कितनी देर का रेस्ट देना है और कितनी देर का वर्क, यूजुअली इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड हमारे पास रेशियो होती है वो 1:1 है। मतलब कि अगर आपने 10 मिनट का वर्क इंटरवल रखा था तो 10 मिनट का ही रेस्ट इंटरवल रखें। अगर मैं ये कहूँ कि 10 मिनट का वर्क इंटरवल था और 20 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल था, अब मुझे बताएं रेशियो क्या बनेगी? अगर 10 मिनट्स का वर्क इंटरवल है और 10 मिनट्स का ही रेस्ट इंटरवल है तो ये रेशियो बनती है 1:1।
अगर 10 मिनट्स का वर्क इंटरवल हो और 20 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल हो, तो अब ये रेशियो क्या बनती है? 1:2. 1:2. हमारे पास ऑप्शन आती है, हमें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप बेस्ड अपॉन दी एथलीट्स इनिशियल फिटनेस लेवल 1:1 भी रख सकते हैं, 1:2 भी रख सकते हैं और 1:3 भी रख सकते हैं। मतलब कि अगर किसी का फिटनेस लेवल बहुत कम है और उसको आपने 10 मिनट की रनिंग कराई है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई है, तो आप उसको 30 मिनट्स का रेस्ट भी दे सकते हैं। रेस्ट का क्या मतलब है कि आप उसको, ये नहीं कि उसको सो जाएगा वो 30 आधे घंटे के लिए, आप उसको आधे घंटे के लिए दूसरी टाइप की एक्टिविटी में एंगेज कर लेगा। सिंपल वॉकिंग में एंगेज कर ले, सिंपल स्टैंडिंग के अंदर वो अपनी कोई और स्ट्रेचिंग वगैरह कर ले, मतलब कि हल्की एक्टिविटी में वो एंगेज रहता है। नंबर ऑफ इंटरवल सेट्स एंड रेपिटेशन, ये दो चीजें हैं हमारे पास। नंबर ऑफ इंटरवल्स का क्या मतलब है कि ये जो वर्क इंटरवल आपने रखे थे, कितने टाइम्स थे ये, आपने किसी की ट्रेनिंग करवाई है, उसका एक वर्क इंटरवल था, एक रेस्ट इंटरवल था, फिर दोबारा वर्क इंटरवल, फिर रेस्ट इंटरवल, फिर वर्क, तो ये कितने वर्क इंटरवल्स रखे हैं, ये इसको कहते हैं नंबर ऑफ इंटरवल सेट्स। लेट्स से 5 इंटरवल्स रखे थे आपने, मतलब कि अगर एक वर्क इंटरवल में 5 मिनट्स की वर्किंग थी या 5 मिनट्स की ट्रेनिंग थी, तो मुझे बताएं 5 इंटरवल में कितनी मिनट्स की ट्रेनिंग हुई? 25 मिनट्स की। 25 मिनट्स, बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ रेपिटेशंस। रेपिटेशंस का मतलब होता है एक इंटरवल में अगर आप एक ही एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आपने उसको कितने टाइम्स रिपीट करवाया, ये उसकी नंबर ऑफ रेपिटेशंस आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इंटरवल ट्रेनिंग। उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। मतलब कि ये वो एक्सरसाइज है जिसके अंदर लॉन्ग एक्सरसाइज होती है, इसका ड्यूरेशन लंबा होता है जितना हम एक्सपेक्ट, मतलब कि अगर आपने एथलीट ने पार्टिसिपेट करना है 20 मिनट्स के लिए किसी ओलंपिक्स के अंदर, लेट्स से उसका स्विमिंग कंपटीशन था और उसने 20 मिनट्स के लिए उसकी वो रेस है जिसमें उसने पार्टिसिपेट करना है। अब जब आप उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे और अगर आप उसको लॉन्ग स्लो डिस्टेंस की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अब आप उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसके कंपटीशन के टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा रखेंगे। ये ट्रेनिंग वो है, ड्यूरेशन वुड बी ग्रेटर देन वुड बी एक्सपेक्टेड इन द कंपटीशन, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जाहिर से ये पॉइंट हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया था कि जब अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए तो ड्यूरेशन कम करते हैं, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो इंटेंसिटी कम करते हैं और फ्रीक्वेंसी वगैरह भी ऑल्टर करते हैं। तो ड्यूरेशन अगर आपने ज्यादा रखा है तो आप उसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे। कितनी कम कर देंगे? 57% ऑफ VO2 मैक्सिमम या फिर 70% ऑफ द हार्ट रेट मैक्सिमम। मुझे बताएं, इससे पिछली जो इंटरवल ट्रेनिंग थी उसमें हार्ट रेट मैक्सिमम से रिलेटेड कितनी इंटेंसिटी थी हमारे पास? इंटरवल ट्रेनिंग में जो हम वर्क इंटरवल से उसमें कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवाते हैं? एटी टू 100%, वेरी गुड। तो इसके अंदर हमारी इंटेंसिटी कितनी हुई? 57% और 70% ऑफ द हार्ट रेट मैक्सिमम, मतलब कि हम इंटेंसिटी कम कर रहे हैं और ड्यूरेशन आपका जो कंपटीशन का ड्यूरेशन था उससे ज्यादा कर रहे हैं। अब ये क्यों इस तरह डिजाइन किया या इसका हमें क्या फायदा था? इट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग। ये स्टार्ट कब हुआ था या किस बेस पे स्टार्ट किया गया था या क्या आइडिया था इसके पीछे? हमेशा पहले ये सोचा जाता था कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करवाएंगे उतना ज्यादा उसके अंदर बेनिफिशियल इफेक्ट नजर आएगा। यही प्रिंसिपल रहा है हमेशा से, इसलिए एथलीट को टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा देर के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि वो उसने जिस कंपटीशन में पार्ट लेना है उसका वो टाइम ड्यूरेशन उसके लिए फिर आसानी रहे। लेकिन रिसर्च ये कहती है, अगर इसको साइंटिफिकली आप इसका कोई एविडेंस निकालना चाहे, कोचेस कहते हैं कि जी हमने एथलीट को ज्यादा ट्रेनिंग करवाई तो इस एथलीट के अंदर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आई। साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवा दी है तो अब वो हमेशा आपको अच्छा बेनिफिट देगा। हो सकता है उसके अंदर ओवर ट्रेनिंग के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए, हो सकता है उसके अंदर मसल इंजरी नजर आनी शुरू हो जाए, हो सकता है उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम नजर आ जाए। तो एविडेंस ये कहता है कि आप 1.5 आवर्स पर डे ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस देन 3 आवर्स पर डे। कभी कभार अगर कोचेस ही कहते हैं कि 3 घंटे की ट्रेनिंग करवाएंगे, हालांकि उसने कंपटीशन में पार्ट लेना था 1.5 घंटे के लिए, तो उसके अंदर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि आप उसको 1.5 घंटे की भी पर अगर ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर इफेक्ट दे सकता है एज कम्पेयर टू 3 घंटे की ट्रेनिंग। वजह क्या है इसकी कि 3 घंटे जब वो कंटिन्यूअस ट्रेन करता रहेगा तो वो फटीग्ड हो जाएगा और उसके अंदर कोई ना कोई मसल इंजरी वगैरह आ जाएगी। मतलब कि ज्यादा ट्रेनिंग करवाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता जितना हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ज्यादा फर्क आएगा। ठीक है, ये ज्यादा मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर या मोर इज नॉट ऑलवेज द आंसर।
तीसरी टाइप की ट्रेनिंग आपका एंड्योरेंस स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए, दिस इज हाई इंटेंसिटी और कॉन्टिन्यूस। मतलब कि इसमें इंटरवल्स नहीं है, इसमें आप कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करवाते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करवाएंगे तो हाई इंटेंसिटी की है। तो मुझे बताएं ड्यूरेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? हमने यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा रखी है ना, ड्यूरेशन कम कर देंगे। बिल्कुल। ड्यूरेशन कितना कम कर देते हैं इसके अंदर? 25 से 50 मिनट्स का। हमने इससे पहले जो ड्यूरेशंस पढ़ी थी वो 60 सेकंड्स की या 60 मिनट्स की थी, एक घंटे की थी। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो आप आधे घंटे तक ऑलमोस्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कर देंगे। अब इसके अंदर इंटरवल्स नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हायर इंटेंसिटी है लेकिन कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज का टोटल ड्यूरेशन कम है। मतलब कि वो हाई इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस ड्यूरेशन की जो एक्सरसाइज है वो टोटल कितनी देर की थी? आधे घंटे की, इससे ज्यादा हमने नहीं रखी। ये 3 टाइप की ट्रेनिंग थी, किसको इम्प्रूव करने के लिए? एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे नाम बताएं कौन कौन सी ट्रेनिंग्स थी? कौन कौन सी ट्रेनिंग टाइप्स हमने पढ़ी हैं टू इम्प्रूव दी मसल परफॉर्मेंस या एरोबिक परफॉर्मेंस? मैम, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूस एक्सरसाइज, और हाई इंटेंसिटी एंड इंटरवल एक्सरसाइज, आई थिंक। यस, उसको कहते हैं, उसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल, उसको नाम ही इंटरवल रख देते हैं। ठीक है, वो इंटरवल ट्रेनिंग थी। दूसरी थी स्लो लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें आप ज्यादा ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करवाते हैं लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है, वो स्लो होती है। और तीसरी थी हमारे पास हायर इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज। ये तीनों किसको इम्प्रूव करने की थी? आपके एरोबिक स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड इंप्रूवमेंट इन VO2 मैक्सिमम। अगर आपने किसी की VO2 मैक्सिमम इंप्रूव करनी है तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी का उसके साथ क्या ताल्लुक है? इस ग्राफ में यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन VO2 मैक्सिमम आ रही है, दूसरी तरफ ट्रेनिंग इंटेंसिटी बेहतर होती जा रही है। आप मुझे बताएं किस पॉइंट के ऊपर कितने %, अगर आप ट्रेनिंग इंटेंसिटी को किस इंटेंसिटी के ऊपर मैक्सिमम हमारे पास इफेक्ट आ रहा है, मुझे ये बता दें। ये मैक्सिमम पॉइंट है ना इस ग्राफ का। इसके अंदर अगर आप इंटेंसिटी नीचे की तरफ काउंट करें कितनी आ रही है? ऑलमोस्ट 80 और 100 के दरमियान में है, तो ये 92 या 93 तक फॉल कर रही है। ठीक है, 90 या 92 वगैरह। तो इसका पॉइंट ये है कि आप जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं एरोबिक स्टेमिना के अंदर, उसके अंदर अगर आप इंटेंसिटी 80 से 100 के दरमियान में या 80 से 90 के दरमियान में अगर आप रखें तो आपके पास मैक्सिमम परफॉर्मेंस आती है या मैक्सिमम बेनिफिट आता है। कहने का मकसद क्या है कि अगर आप 80 to 90 हायर इंटेंसिटी में काउंट होती है ना, राइट, तो ज्यादा इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी एंड्योरेंस परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकती हैं एज कम्पेयर टू स्लो डिस्टेंस की। ऑल्दो तीनों चीजें फर्क डालती हैं, लेकिन जो ज्यादा फर्क इन तीनों में से किसका है? हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो हायर इंटेंसिटी हमारे पास इंटरवल ट्रेनिंग में भी है और हायर इंटेंसिटी हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो तीनों हमारे पास ट्रेनिंग टाइप्स थी, कौन सी वाली है जो लीस्ट इफेक्टिव हुई इन तीनों में से? इंटरवल ट्रेनिंग लीस्ट इफेक्टिव है, हायर इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग लीस्ट इफेक्टिव है, या लॉन्ग स्लो डिस्टेंस वाली लीस्ट इफेक्टिव हुई? बोलो समन। इंटरवल वाली लीस्ट इफेक्टिव हुई। कैसे? हमने अभी ये कहा, मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बताती हूँ। मैंने ये कहा है कि इस ग्राफ आपको ये कह रहा है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपके VO2 मैक्सिमम में आएगी या आपके एरोबिक स्टेमिना में आएगी अगर आपकी इंटेंसिटी 80 से 90 के दरमियान में रहेगी। मतलब 80 से 90 इंटेंसिटी का मतलब होता है हायर इंटेंसिटी। अगर आप हायर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसके अंदर एरोबिक स्टेमिना ज्यादा बेहतर इंप्रूव होगा। ये पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये जो पिछली 3 टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स हमने पढ़ी थी, एक इंटरवल ट्रेनिंग थी, एक हायर इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग थी, और तीसरी हमारे पास लॉन्ग स्लो डिस्टेंस थी। इंटरवल ट्रेनिंग में भी इंटेंसिटी ज्यादा थी, हायर कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग में भी इंटेंसिटी ज्यादा थी। लॉन्ग स्लो डिस्टेंस में क्या चीज ज्यादा था? इंटेंसिटी ज्यादा थी या वो ज्यादा थी, ड्यूरेशन ज्यादा थी?
टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था ना, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी। तो इंटेंसिटी की बेस पे कि हमने कहा ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज एरोबिक स्टैमिना ज्यादा बेहतर इंप्रूव करती है ना, तो जो ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज इनमें से कौन सी नहीं है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस वाली। इसलिए लॉन्ग स्लो डिस्टेंस लीस्ट इफेक्टिव है इन इम्प्रूविंग योर VO2 मैक्सिमम और इम्प्रूविंग योर एरोबिक स्टैमिना। ठीक है, तो अब ये जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग की इंजरीज होती हैं किस फॉर्म में आ सकती हैं या किस वजह से आ सकती हैं, वो शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज में भी आ सकती हैं, वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज में भी आ सकती हैं। इन इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या कैसे प्रिवेंट करें एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर इंजरीज को? हमारे पास एक रूल है, किसको कहते हैं 10% रूल। द 10% रूल फॉर इंक्रीजिंग ट्रेनिंग लोड क्या कहता है ये कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन should not be increased by more than 10% per week। मतलब कि आपने जब भी एथलीट की ट्रेनिंग इंक्रीज करनी है या उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है या उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज करनी है, आप एक हफ्ते में 10% से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते। ठीक है, लेट्स से 10% ऑफ 10 कितना होता है? अगर आपने 10 एक्सरसाइज उसको करवाएंगे या हर एक्सरसाइज की 10 रेपिटेशंस करवा रहे हैं, तो 10% का 10% कितना निकलेगा? 2 या 3 निकलेगा। तो आप जब नेक्स्ट वीक में आपने उसकी एक्सरसाइज इंक्रीज करनी है, ये नहीं है कि आज मैंने एक्सरसाइज, आपने मुझे 10 एक्सरसाइजेस करवाई है, कल मेरे से 20 करवाएंगे, नहीं, आप मुझे पहले पूरा हफ्ता वही 10 एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि मेरी बॉडी को थोड़ी सी आदत हो। पूरे हफ्ते के बाद मेरी एक्सरसाइजेस इंक्रीज करवाएंगे। कितनी इंक्रीज कराएंगे? सिर्फ 10%। डबल नहीं कर सकते आप, पॉसिबल नहीं है कि आप उसको डबल कर दें। कितना करेंगे? सिर्फ 10% ऑफ द ओरिजिनल एक्सरसाइज। मतलब कि पहले हफ्ते में मैंने जितनी एक्सरसाइज की है या जितनी इंटेंसिटी की आपने मुझे एक्सरसाइज करवाई है, उसकी 10% और डाल के आप मुझे नेक्स्ट वीक एक्सरसाइज करवाएंगे। नेक्स्ट वीक आप मुझे कॉन्टिन्यूस उसी पे एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके बाद मैं फर्दर उससे नेक्स्ट में जब जाऊंगी फिर दोबारा आप 10% और इंक्रीज करते जाएंगे। ये हमारे पास है 10% रूल। क्यों आता है 10% रूल? टू अवॉइड द इंजरीज इन एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ये थी एंड्योरेंस ट्रेनिंग की, हमने पढ़ ली कि अगर आपने एरोबिक स्टैमिना इंप्रूव करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एनारोबिक पावर। अगर आपने इंप्रूव करनी है, एनारोबिक पावर किस में आती है? आप लोग मुझे बताएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है या उसमें आती है एंड्योरेंस ट्रेनिंग में? मैम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है, बिल्कुल जी बेटा। सिद्रा इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हमें ये पहले पता है कि कौन सा सिस्टम काम करता है, एनर्जी सिस्टम कौन सा होता है। दो मेन सिस्टम्स होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने में। वो दो कौन से हैं? एटीपी पीसी सिस्टम एक, और दूसरा हमारे पास पीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? एटीपी तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगी ना। पीसी क्या चीज है यहाँ? फॉस्फोक्रिएटिन। ठीक है, एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन, मतलब कि फॉस्फोक्रिएटिन की फॉर्मेशन से इमीडिएट एनर्जी मिलती है। बिल्कुल स्टार्ट में अगर एनर्जी जो मिलती है वो एटीपी पीसी सिस्टम से मिलती है, और उसके बाद 10 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद जो एनर्जी आती है, मतलब ये जो एटीपी पीसी सिस्टम है ये आपको फर्स्ट 10 सेकंड्स में हायर इंटेंसिटी वर्क इंटरवल्स के अंदर, मतलब कि आपने हाई इंटेंसिटी वर्क इंटरवल जब आप करवा रहे हैं और वो आपका ड्यूरेशन सिर्फ 10 सेकंड का है, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी है वो आपको कहाँ से मिलती है? एटीपी पीसी सिस्टम से। 10 सेकंड के बाद अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स से आपने एक्सरसाइज की 20 सेकंड्स के लिए, तो 10 के बाद पहले 10 सेकंड में किसने एनर्जी प्रोवाइड की? एटीपी पीसी ने। नेक्स्ट 10 सेकंड में कौन प्रोवाइड करता है? आपका ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। ठीक है, ये दो मेन एनर्जी सिस्टम्स हैं जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या एनारोबिक पावर में करते हैं। तो इन दोनों को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या कैसे बेहतर कर सकते हैं? हमें ये पता है कि एटीपी पीसी सिस्टम फर्स्ट 5 या 10 सेकंड्स में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम अब जब भी इसके लिए ट्रेनिंग करवाएंगे वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड्स का या 5 सेकंड्स का ही रखेंगे। उसको बार बार उसी 10 सेकंड्स के अंदर ट्रेन करवाते रहेंगे ताकि उसका जो एटीपी पीसी सिस्टम है या एटीपी पीसी एनर्जी सिस्टम है वो अडैप्ट कर जाए और वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। वर्क इंटरवल्स के साथ उसके साथ रेस्ट इंटरवल कितना रखेंगे? 30 सेकंड्स का या 60 सेकंड्स का, मतलब कि ये काइंड ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग होगी हमारे पास। लिटिल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस और रिकवरी इज रैपिड। ये जो हमने रेस्ट इंटरवल रखा है इसका हमें फायदा क्या है कि आपने चूंकि सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए एक्सरसाइज की थी, ऑल्दो हायर इंटेंसिटी की थी, लेट्स से कोई हैवी वेट था जो कि यहाँ से उठा के मैंने ऊपर की तरफ रखा है, यहाँ से उठा के ऊपर रखने में मुझे कितनी देर लगी है? मैक्सिमम 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी
अब चूंकि ड्यूरेशन कम था तो जितनी भी इंटेंसिटी हो, मेरा लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा क्योंकि ड्यूरेशन कम था। तो ये वेट ट्रेनिंग करने के बिल्कुल फौरन बाद अगर आपने मुझे 30 सेकंड्स के लिए रेस्ट दे दिया या 60 सेकंड्स के लिए रेस्ट दे दिया, तो वो जितना भी लैक्टिक एसिड मेरा 10 सेकंड्स में प्रोड्यूस हुआ था वो वापस रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा या मेरी परफॉर्मेंस के अंदर कोई नुकसान नहीं आएगा। दूसरा जो सिस्टम हमने कहा ग्लाइकोलिटिक सिस्टम है, इसके अंदर जब आप उसको बेहतर इंप्रूव करते हैं, इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग करवाते हैं? हायर इंटेंसिटी वर्क इंटरवल्स रखेंगे, लेकिन कितनी देर का? 20 या 60 सेकंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि फर्स्ट 5 या 10 सेकंड्स में एनर्जी सिस्टम कहाँ से आता है? एटीपी से। 10 सेकंड्स के बाद एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लाइकोलिटिक सिस्टम से। इसलिए हमने अगर इसको इंप्रूव करना है तो हम अपनी ट्रेनिंग को 20 से 60 सेकंड्स तक लाजमी इंक्रीज करेंगे। वेरी डिमांडिंग ट्रेनिंग होती है क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो ये थोड़ी सी टफ होती है ज्यादा, और उसके अंदर हम उसको इसलिए जो मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिटिक सिस्टम अपना बेहतर करना है या ग्लाइकोलिटिक सिस्टम पे काम करना है, वो अपनी ऑल्टरनेट करते हैं अपने हार्ड ट्रेनिंग को और अपनी लाइट ट्रेनिंग को। ठीक है, उसको मतलब कि अगर आज मैंने ग्लाइकोलिटिक सिस्टम इंप्रूव किया था तो मैं कल अपना एटीपी सिस्टम करूंगी, फिर परसों दोबारा ग्लाइकोलिटिक करूंगी, उसको हमेशा ऑल्टरनेट करके करूंगी। मैं कॉन्टिन्यूस कभी भी एक दिन में मल्टीपल ग्लाइकोलिटिक सिस्टम इंप्रूव नहीं कर सकती और रोजाना कॉन्टिन्यूस भी ग्लाइकोलिटिक सिस्टम पे काम नहीं कर सकती। उसका वजह क्या है कि थोड़ी सी टफ होती है, ये बॉडी के लिए डिमांड करती है, ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए होती है। आगे आता है हमारे पास, अगर आपने मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे? 3 मेन एक्सरसाइजेस हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। सबने पढ़ी हुई है आप लोग? मुझे बताएं आइसोमेट्रिक क्या होती है? मैम जिसमें लेंथ शॉर्ट ना हो। जिसमें लेंथ शॉर्ट ना हो, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो विदाउट इंक्रीजिंग योर लेंथ या विदाउट चेंजिंग योर डिक्रीजिंग लेंथ, द सिर्फ शॉर्ट लेंथ ऑफ नहीं, द लेंथ में भी मसल। ना हो। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है जी सेम लेंथ पे, ठीक है। मतलब लेट्स से अगर मेरा बाइसेप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, तो अब मेरे बाइसेप की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो रही है, लेकिन अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो अब मेरे बाइसेप की लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब भी आइसोमेट्रिक नहीं है और ऐसे भी आइसोमेट्रिक नहीं है। आइसोमेट्रिक कब होगी? जब मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरा हाथ, मेरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्शन तो नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरी मूवमेंट नहीं हो रही, ना मेरी लेंथ डिक्रीज हो रही है ना मेरी लेंथ इंक्रीज हो रही है। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है सेम लेंथ, सिर्फ शॉर्ट नहीं लॉन्ग भी ना हो, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होती है? आइसो मीन सेम, जैसे हमने आइसोमेट्रिक में कहा था आइसो मीन सेम और मेट्रिक का मतलब लेंथ, सेम लेंथ। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है? आइसो मीन सेम, टोनिक का क्या मतलब हुआ? सेम टोन। मतलब कि अब जब आपने एक्सरसाइज करवानी है, इसमें लेंथ चेंज हो सकती है लेकिन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्टिन्यूस रहती है, एक ही टोन में एक्सरसाइज करते हैं। कैसे? अगर ये मेरी बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन है और ये भी आइसोटोनिक है, और अगर मैं बाइसेप को लेंथनिंग कर रही हूँ तो भी मेरी ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। इसमें लेंथ चेंज हो सकती है लेकिन टोन चेंज नहीं होती। उसके ये इसेंट्रिक या उसके बाद इसके आइसोटोनिक के अंदर दो हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, या वो कंसेंट्रिक हो सकती है या वो इसेंट्रिक हो सकती है। कंसेंट्रिक क्या होती है? इफ मसल इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, और इसेंट्रिक क्या होती है? इफ द मसल इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है पहले। जिन्होंने Yes, बायोमैकेनिक्स ma'am. नहीं पढ़ी पहले, सब उनको तो क्लियर है ना ये पॉइंट सारे? Yes, ma'am. क्यों नहीं? बेटा हमारे पास ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बायोमैकेनिक्स अब पढ़ रहे हैं या शायद उन्होंने अभी नहीं पढ़ी होगी। मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर, अगर नहीं क्लियर हो तो पढ़ मुझे रहे हैं बता मैम दें, अभी। दोबारा कर दूँ, मैं दोबारा बता दूँ। क्लियर है मैम, ये ठीक है, काइनेसोलॉजी 1 में ये डेफिनेशन थी। चलो ये भी अच्छी बात है अगर काइनी में भी पढ़ा हुआ है तो। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक। आइसो मीन सेम, काइनेटिक का क्या मतलब है? वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी तो अब उसको कहते हैं हम आइसोकाइनेटिक। तो ये जो तीनों एक्सरसाइजेस हैं, आइसोमेट्रिक करवा ले, आइसोटोनिक करवा ले या आइसोकाइनेटिक करवा ले, ये तीनों आपकी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अडेप्टेशन, जब आप किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो क्या अडेप्टेशन आती है? उसका मसल मास बढ़ जाता है। मसल मास कैसे बढ़ता है? या हाइपरट्रोफी हो जाती है या फिर हाइपरप्लेजिया हो जाता है। मुझे डिफरेंस बताएं, व्हाट इज हाइपरट्रोफी एंड व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? हाइपरट्रोफी तो मैम मेरी फटीग होती है ना। हाइपरट्रोफी क्या होती है? फटीग। नहीं, फटीग तो नहीं होती। मैं बता देती हूँ दोबारा। हाइपर का मतलब होता है मोर देन नॉर्मल, राइट?
हाइपो का मतलब जी। होता है लेस, तो हाइपर का मतलब है मोर देन नॉर्मल, ट्रॉफी का मतलब है उसका साइज। हाइपोट्रोफी के अंदर क्या होता है, उसका जो मसल फाइबर का साइज है, मसल मास तो ओवरऑल इंक्रीज होता है ना, हाइपोट्रोफी में क्या होता है, अगर मसल फाइबर पड़े अंदर तो हर मसल फाइबर का साइज बड़ा हो जाता है, ये हाइपोट्रोफी होती है। तो जब ओवरऑल एक लेट्स से एक मसल के अंदर 5 मसल फाइबर्स हैं, अगर हर फाइबर का साइज बड़ा हो गया तो क्या आपके ख्याल में पूरे मसल का साइज बड़ा हुआ होगा? ये नहीं होगा। यस, मिस आपका हुआ मसल होगा। मास आपका मसल मास ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा अगर आपका हर मसल फाइबर का साइज बड़ा होगा। ये तो होगी हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, तो ये बताएगा? हाइपर का मतलब दोबारा ज्यादा हो जाना, प्लेजिया का क्या मतलब होगा? नंबर इंक्रीज हो जाना। अगर आपके मसल फाइबर्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, लेट से पहले 5 मसल फाइबर्स थे, अब 10 मसल फाइबर्स हो गए ट्रेनिंग की वजह से, तो अब मुझे बताएं जब मसल फाइबर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या मसल मास इंक्रीज होगा? अब मसल का साइज बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा मैम। अब भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से मसल का साइज बड़ा होता है। उसके साइज बड़ा होने के पीछे कौन सी लॉजिक है? 2 लॉजिक्स हैं, या हाइपरट्रोफी हो जाती है, हर मसल फाइबर का साइज बड़ा हो जाता है, या फिर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, नंबर ऑफ मसल फाइबर ज्यादा हो जाते हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि हाइपरट्रोफी ज्यादा होती है, हाइपरप्लेजिया कम होती है, लेकिन दोनों की वजह से फर्क आता है। उसके बाद क्या पॉइंट होता है, कन्वर्जन हो जाती है फाइबर्स की 2x से 2a फाइबर्स में। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिस्टम है यहाँ पे कि 2x से 2a में क्यों कन्वर्ट होते हैं। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, डिफरेंट फाइबर्स की कन्वर्जन होती है इसके अंदर, तो वो ऑल्टरनेट होते रहते हैं। हमारे पास तीसरा पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चेंजेस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या चेंजेस आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से? आपकी जो मोटर यूनिट फायरिंग वगैरह या मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट वगैरह वो जल्दी हो जाती है, मतलब कि आपके मसल्स जल्दी रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं इसके अंदर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास एक एक्सरसाइज आती है, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। कैसे होती है? इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ वाया द प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है आपके ख्याल में? व्हाट इज द वर्ड प्रोग्रेसिव मीन? मैम ग्रेजुअली। ग्रेजुअली इंक्रीज करना, बिल्कुल। क्या इंक्रीज कर रहे हैं हम ग्रेजुअली यहाँ पे? स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ के लिए हम एक और चीज, यस, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। कैसे? periodically increasing the resistance, जो कि वेट लिफ्टिंग है, to continue to overload the muscle. Let's say मैं एक डंबल उठा रही हूँ, उसका 5 kg वेट है, मुझे पूरा हफ्ता हो गया वो 5 kg उठाते को। अब हफ्ते बाद जब आपने इंक्रीज करनी थी, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है या मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, अब आप क्या करेंगे? मुझे 7 kg का वेट दे देंगे। अब मैं 7 kg का वेट उठाऊंगी पूरा हफ्ता। इसके बाद में इससे नेक्स्ट वीक कौन सा हो सकता है? मैं 10 kg का वेट उठा लूं। पहले मैं ओरिजिनल 5 kg का उठा रही थी, सेकंड स्टेप आया 7 kg, फिर थर्ड स्टेप आया 10 kg। हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज की है ना, कितनी? प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते रहे। तो अब ये जो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है जिसकी वजह से मेरी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज को कहते हैं प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ठीक है? periodically increasing the resistance to continue to overload the muscle, basis for most weight training program। मेजॉरिटी वेट ट्रेनिंग इसी प्रिंसिपल पे करवाई जाती है कि आप प्रोग्रेसिवली उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करते रहते हैं। क्या गाइडलाइंस होती है इसके लिए? आप उसकी 4 to 12 रेपिटेशन मैक्सिमम रखते हैं, और जो स्ट्रेंथ उसकी वजह क्या है? 12 से ज्यादा नहीं लेके जाते, या 15 से ज्यादा रेपिटेशन मैक्सिमम नहीं लेके जाते। वजह क्या है कि साइंस ये कहती है कि अगर आप 15 टाइम से ज्यादा मसल की वेट ट्रेनिंग करवाते हैं तो उस मसल के अंदर इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फटीग के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इम्प्रूवमेंट। तो हम बहुत ज्यादा नहीं करवाते। नंबर ऑफ सेट्स कितने रखते हैं? अगर हाईली ट्रेन्ड एथलीट्स हैं आपके तो 4 to 8 सेट्स रख लें। अगर नॉन एथलीट्स हैं लेकिन ट्रेन्ड लोग हैं तो 3 to 8 सेट्स रख लें। और अगर नॉन ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स हैं तो उनके अंदर आप जो सेट्स हैं वो 4 सेट्स रख लें, इससे ज्यादा एक्सरसाइजेस मत करना। फ्रीक्वेंसी कितनी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 days पर वीक। जो कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग थी वो ऑलमोस्ट आप रोज कर सकते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये रोज नहीं की जाती, हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा की जाती है, इससे ज्यादा नहीं की जाती। It should involve the muscles used in competition। कॉमन सेंस है, जो कि मसल्स आपने कंपटीशन में आगे यूज करने हैं, आपके एथलीट ने या आप तो कोच उसको उन्हीं मसल्स को बार बार यूटिलाइज करवाएगा ताकि उन मसल्स के अंदर अडेप्टेशन ज्यादा है। स्पीड ऑफ द मसल शॉर्टनिंग आर सिमिलर टू द स्पीड्स ऑफ द
स्पीड ऑफ द इवेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द, मतलब कि जो इवेंट्स में स्पीड यूज होगी वही स्पीड आप उसकी ट्रेनिंग में भी रखते हैं। मतलब कि जिस स्पीड से आपने इवेंट में कोई काम करना है उसी स्पीड से आप उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ होते हैं फ्री वेट्स और कुछ होती है मशीन्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, फ्री वेट्स क्या है? डंबल्स वगैरह जो कि हम खुद उठाते हैं और खुद मूव करते हैं। मशीन्स क्या है? कुछ मशीन्स के ऊपर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, जुड़ी होती है, हम उनके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो दोनों में से कौन सी बेहतर है? किसकी वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर होती है? हमारे पास कोई ऐसा 100% एविडेंस नहीं है कि हाँ मशीन ज्यादा बेहतर है या फ्री वेट ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्री वेट ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है या उसके लिए पीछे वो क्या रीजन देते हैं? वो ये कहते हैं कि जी एक तो हमारे पास उनकी रिसर्च के मुताबिक कुछ डाटा अवेलेबल है उनके पास कि जी फ्री वेट्स की वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा होती है या मसल के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ आती है और मशीन की वजह से स्ट्रेंथ इतनी गेन नहीं होती। दूसरा, जब आप एक वेट उठाते हैं आप अपनी मर्जी से उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। मशीन में तो स्पीड एक लिमिटेड होती है। आपने डंबल उठाया, आप उसको मजे से ऐसे करके घुमा लें, इधर करके घुमा लें, पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं, आपकी मूवमेंट वेरिएबिलिटी, आप अपनी मर्जी से मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा फ्री वेट्स के अंदर आप बैलेंस और स्टेबलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन के अंदर बैलेंस कंट्रोल नहीं होता क्योंकि मशीन हैवी होती है, उसके साथ और प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसके कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसकी साइड इफेक्ट क्या है कि डंबल हो सकता है उठाते हुए आपके ऊपर गिर जाए, उसकी वजह से और इंजरी हो जाए कोई। तो मशीन्स ऐसे नहीं होती, ऑल्दो मशीन्स भी गिर जाती हैं, उनकी वजह से भी इंजरी होती है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास एक कंसेंसस है कि फ्री वेट्स की वजह से ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ज्यादा इंप्रूव होती है और मशीन्स के अंदर ट्रेनिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होती। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है कि अगर आप अपने एथलीट को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाएं और एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी करवा दें तो क्या इसकी वजह से फायदा ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि हमने कहा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, एंड्योरेंस से स्टैमिना इंप्रूव होता है। दोनों करा दो, दोनों चीजें बेहतर हो जाएंगी ऐसे ही। लेकिन नहीं, दोनों अगर आप करवाते हैं तो उसकी वजह से जो आपके पास रिजल्ट आता है वो स्ट्रेंथ में कम हो जाता है। कंबाइंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग may result in the lower gains in strength than the strength training alone. अगर आप सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो आपके मसल के अंदर लेट्स से 5 यूनिट की स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई। लेकिन अगर आप पहले एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा देते हैं और उसके फौरन बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो अब आपकी जो स्ट्रेंथ गेन है वो सिर्फ 3 यूनिट्स तक इंप्रूव होगी या 2 यूनिट्स तक इंप्रूव होगी। Strength and endurance training should be performed on the alternate days for optimal strength. अगर आपने ज्यादा बेनिफिट लेना है तो आप हमेशा इसको alternate days पे करते हैं। इसका रीजन क्या है? जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं और उसके फौरन बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो पेशेंट जो आपका क्लाइंट है वो फटीग्ड हो जाता है। तो फटीग होने की वजह से हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वो बेनिफिट्स नहीं आते जो कि अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते तो तब आते। इस वजह से इन दोनों को कभी भी सेम डे पे नहीं करवाया जाता। जेंडर डिफरेंसेस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमने ये जेंडर डिफरेंस पहले भी पढ़ा लेकिन वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग का था। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हमने कहा कि जेंडर डिफरेंस ऐसा कोई नहीं होता। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या जेंडर डिफरेंस है? इसके अंदर भी रिसर्च कहती है कि भाई इतना को बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो डिफरेंस किसमें नहीं आता? शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। देयर डज नॉट अपीयर टू बी अ जेंडर डिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाउएवर मेल्स के अंदर हाइपरट्रोफी ज्यादा होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन फीमेल्स के अंदर हाइपरट्रोफी कम होती है। ठीक है, हाइपरट्रोफी क्या, मसल का साइज बढ़ जाता है। तो अभी हमने पहले ये पढ़ा था कि मसल की जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो उसके पीछे एक हाथ होता है हाइपरट्रोफी का। मतलब कि मसल के अंदर अगर हाइपरट्रोफी हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगी। और अगर ये हाइपरट्रोफी मेल्स में ज्यादा हो रही है तो स्ट्रेंथ किस में ज्यादा हुई? मेल्स में ज्यादा हुई या फीमेल्स में ज्यादा हुई? अगर हाइपरट्रोफी मेल्स में ज्यादा हुई, ठीक है, हाइपरट्रोफी चूंकि मेल्स में ज्यादा होती है तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा हुई। और तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन ये छोटा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं फॉल कर जाता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मसल्स में मेल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये रिसर्च ये कहती है कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं अलोंग विद द वीक ऑफ ट्रेनिंग। इतने आपने 10 वीक्स की ट्रेनिंग करवाई तो वुमेन के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आई, मेन के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आई। दोनों के अंदर बहुत फर्क नहीं है। कभी किसी स्टडी के अंदर वुमेन की ट्रेनिंग के अंदर इफेक्ट ज्यादा है, किसी के अंदर मेल्स के ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग डिफरेंस के साथ नहीं है। आगे आती है मसल सोरनेस। मसल सोरनेस क्या होती है? ये भी पढ़ी हुई है पहले।
एक्सरसाइज करने के बाद हमारे मसल्स सॉर हो जाते हैं, पेन वगैरह होती है। ठीक है, रेडनेस हो जाती है, कलर रेड हो जाता है, अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो टेंडरनेस होती है, पेन आती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है। बिल्कुल, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से मसल सोरनेस होती है। ठीक है, तो मसल सोरनेस पहले देखते हैं कितनी टाइप्स की होती है। दो तरह की होती है, एक एक्यूट होती है जो कि फौरन स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान ही। दूसरी होती है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, उसको डोम्स भी कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये एक्सरसाइज के बाद आती है, कितनी देर के बाद? ऑलमोस्ट 72 आवर्स के बाद। तो अभी 24 to 48 आवर आफ्टर दिस strenuous एक्सरसाइज, ये 72 होना चाहिए। इस बुक में 48 है, यूजुअली 72 का टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब कि 3 दिन तक हो सकती है वो। रीजन क्या है इसका? बेसिकली आपके मसल फाइबर्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं। इस बुक में रिसर्च जो उन्होंने कोट की हुई है ना, वो ये कहती है कि जी आपकी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होता मसल में। हमने पहले पढ़ा ना कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, उसकी वजह से सोरनेस होती है। लैक्टिक एसिड का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना बड़ा रोल आपकी मसल फाइबर की डिग्रेडेशन का, ये मसल फाइबर की डैमेज का होता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस, तो माइक्रोस्कोपिक मसल फाइबर डैमेज होता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक फाइबर है अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से सोरनेस होती है। ठीक है, होता क्या है, आपके लिम्स की स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाती है, अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसके ऊपर दर्द होता है, आपकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी खराब हो जाती है, आपको चीज पकड़ के रख नहीं कर पाते थोड़ी देर के लिए। और अगर मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा है, मसल सोरनेस बहुत ज्यादा है, मसल ब्रेकडाउन भी बहुत ज्यादा हुआ है, तो आपकी एंजाइम जो है क्रिएटिन काइनेज वगैरह, वो टिश्यू डैमेज को एलिवेट करती है या इंडिकेट करती है, तो उसका नंबर बढ़ जाता है। eccentric exercises cause more damage than the concentric exercise. ये कंसेंसस है हमारे पास, इसका रीजन हमें नहीं पता अभी तक। हमें सिर्फ इतना पॉइंट पता है कि कंसेंट्रिक के मुकाबले में अगर आप eccentric एक्सरसाइज ज्यादा करवा दें, हमने कंसेंट्रिक भी ज्यादा करवा दी, हमने eccentric भी ज्यादा करवा दी, तो eccentric की वजह से जो मसल सोरनेस होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कंसेंट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? Slowly begin a specific exercise over 5 to 10 training sessions to reduce या avoid the DOMS. DOMS क्या चीज है? Delayed Delayed onset onset muscle soreness. soreness. Yes. इसको prevent कैसे कर सकते हैं? वार्म अप करवा एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज को स्लोली बिगिन करके, हाँ, प्रोग्रेसिवली करवा के। ठीक है, बेटा क्या पूछ रहे थे, बोलो। कोई क्वेश्चन कर रहा था? चलो आगे चलते हैं। डोम्स का हमारे पास एक मॉडल है, प्रपोज मॉडल क्या है कि जी जब आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं हाई इंटेंसिटी की और बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो मसल फाइबर्स के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। मसल फाइबर का स्ट्रक्चरल डैमेज होता है तो उसके जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है वो भी डैमेज होती है। मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो जो मसल के अंदर से साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से कैल्शियम होता है वो उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। कैल्शियम बाहर आता है तो कैल्शियम क्या है? एक सिग्नलिंग फैक्टर है, किसका? प्रोटीएज एक्टिवेशन का। मतलब के सेलुलर प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीएज है जो कि आपके सेलुलर प्रोटीन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। उसकी वजह ये जब ये डैमेज स्टार्ट होता है तो बॉडी में क्या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन के एंड पे वहां पे क्या हमारे पास आता है, या तो वहां पे एडीमा हो जाता है या फिर वहां पे पेन होती है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स है। व्हाट इज एडीमा? फ्लूइड का जमा हो जाना। किसका जमा हो जाना? फ्लूइड का मैम। वो फ्लूइड कहाँ से आता है? कौन सा फ्लूइड होता है वो? मैम ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा जो सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। वो वाला फ्लूइड उसकी एक्यूमुलेशन होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है तो आप ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे? सिंपल उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अगर आपने सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हमारे पास दो तरह की होती है, या फिर स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है या डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। स्टैटिक क्या है कि आपने बाइसेप का स्ट्रेच देना है। कैसे? ठीक है, मैं लेट से सेल्फ स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, मैं अपने बाइसेप को खुद स्ट्रेच कर रही हूँ, मैं बाइसेप को स्ट्रेच कर रही हूँ और ये मेरा स्टैटिक स्ट्रेच है। मैंने ऐसे करके अपना बाइसेप स्ट्रेच किया, अब मैं उसको होल्ड करके यहाँ रखूंगी तो मेरे बाइसेप पे स्ट्रेच आ रहा है, लेकिन मैंने होल्ड करके रखा हुआ, तो ये किस तरह का स्ट्रेच है? स्टैटिक स्ट्रेच है। ठीक है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं मूव करते हुए साथ साथ अपना हाथ रख के स्ट्रेच कर लेती हूँ, फिर मूव करती हूँ, फिर कोई और एक्टिविटी करती हूँ, जैसे बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग होती है, उसको हम कहते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, दो टाइप की स्ट्रेचिंग है। मकसद क्या है इसका? सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी।
लास्ट हमारे पास टॉपिक है एथलीट्स की कंडीशनिंग का। एथलीट्स के अंदर जो कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग का क्या मतलब है, उनकी ट्रेनिंग, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या ऑफ सीजन कंडीशनिंग, या प्री सीजन कंडीशनिंग, या इन सीजन। सीजन का क्या मतलब होगा? यहाँ गर्मियों सर्दियों की बात करें, गर्मियों का सीजन, सर्दियों का सीजन, गर्मियों में मैम कपड़े बना लो, क्या टाइम चीज, ड्यूरेशन, कौन सा टाइम ड्यूरेशन? जब एक्सरसाइज करनी है। सीजन का मतलब यस, जब उनका स्पोर्ट्स का इवेंट होगा। मैंने आंसर बेहतर दिया। जब आपका स्पोर्ट्स का सीजन स्टार्ट होगा ना, या जब उसका गेम्स का सीजन स्टार्ट होगा, उसको हम सीजन का लफ्ज देते हैं, ठीक है। तो ऑफ सीजन का मतलब क्या है? जब उसका स्पोर्ट्स का कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो घर बैठ के पकौड़े नहीं खाएगा कि चलो मेरा तो अब कंपटीशन नहीं है, अगले साल तक तो मैं कुछ भी ना करूं। वो लोग कॉन्टिन्यूस ट्रेन करते हैं। आपने देखा होगा एक क्वारंटीन के अंदर एथलीट्स जितने भी हैं, उनकी मतलब कि वो इंस्टाग्राम वगैरह पे चीजें शेयर भी करते हैं, या डिफरेंट लोग हैं जो कि ओलंपिक्स वगैरह में पार्ट लेते हैं, वो लोग अपने घर में ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे स्पोर्ट। वो उस इस ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, जिसके अंदर दे आर नॉट सपोज टू टेक पार्ट इन एनी कंपटीशन राइट नाउ, लेकिन वो अपने आप को ट्रेन भी कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग को कहते हैं ऑफ सीजन कंडीशनिंग। मकसद क्या होता है? आप कोई वेट गेन हो उसको प्रिवेंट करें, मतलब ये ना वो मोटे हो जाए, उनकी फिटनेस खराब हो जाए। अगर उन्होंने को मसल स्ट्रेंथ या उन्होंने अपनी एंड्योरेंस बेहतर की थी इससे पहले, तो उसको मेंटेन करना। ये नहीं है कि पता लगे क्वारंटीन का मतलब में आया था ड्यूरेशन तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उनकी जो मेंटेनेंस थी या उनकी जो ड्यूरेशन था या जो एंड्योरेंस थी वो सब खत्म हो गई। उन्होंने उसको मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि जब भी दोबारा कंपटीशन में वो आए उनको दोबारा नए सिरे से काम ना करना पड़े। उसके अलावा दे हैव टू मेंटेन देयर बोन एंड लिगामेंट इंटेग्रिटी। जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जाते हैं तो आपके मसल्स भी खराब होते हैं, आपकी बोन्स भी खराब होती है, और एथलीट्स इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका जो भी स्किल लेवल होता है उन्होंने उसको भी मेंटेन करना होता है। ये है ऑफ सीजन। प्री सीजन क्या होता है? 8 to 12 वीक्स प्रायर टू कंपटीशन। ऑफ सीजन क्या है? 1 साल पहले भी हो सकता है, 2 साल पहले भी हो सकता है। प्री सीजन क्या है? आपके कंपटीशन से 2 महीने पहले तक, ठीक है, 2 या 3 महीने पहले वो दोबारा अपनी ट्रेनिंग, जैसे आप लोग तो नहीं करते खैर, जो एनुअल सिस्टम वाले होते हैं प्रॉफ की तैयारी करते हैं। हम लोग प्रॉफ की तैयारी करते थे, लेट्स से अगर हमारा मई में प्रॉफ होता है तो हम जनवरी से पढ़ना, मतलब कि जनवरी में हम बुक्स ले लेते थे, फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करते थे। हम 3 महीने पहले तक अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। या अगर मैं एथलीट हूँ और मेरा कंपटीशन है मार्च में, तो मैं जनवरी या दिसंबर में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगी, या ट्रेनिंग को थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी की कर दूंगी। इसको कहूंगी मैं प्री सीजन कंडीशनिंग। इसका मकसद क्या होता है? इंक्रीज टू मैक्सिमम द एनर्जी सिस्टम व्हिच आर यूज्ड इन द पर्टिकुलर स्पोर्ट। जो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग होती है ना एथलीट्स की, किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले, वो प्री सीजन कंडीशनिंग में होती है। इन सीजन जिन दिनों में आपका कंपटीशन है, उन दिनों में आप उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करवाते, आप सिर्फ उसकी जो प्री सीजन में आपने गेन्स हासिल किए थे उन गेन्स को मेंटेन करते हैं सबको, ठीक है। ये इन सीजन कंडीशनिंग है। दोबारा बताती हूँ, एथलीट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑफ सीजन, प्री सीजन एंड इन सीजन। ऑफ सीजन का मतलब है कुछ काफी टाइम पहले आपके कॉम्पिटिशन से। प्री सीजन का मतलब है कॉम्पिटिशन से 2 या 3 महीने पहले। इन सीजन का मतलब है ड्यूरिंग कंपटीशन डेज, मतलब कि अगर मेरा जनवरी में है तो पूरा जनवरी का जो मेरा महीना होगा वो इन सीजन कंडीशनिंग में काउंट होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। मारिया आपका है बेटा, मारिया अगर महविश का इंटरनेट कनेक्ट, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, महविश की अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। ये वही ग्राफ है ऑफ सीजन का, प्री सीजन का और इन सीजन का। कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं आपके पास? आप किसी को ट्रेनिंग करवाते हुए क्या गलतियां कर सकते हैं? या आप ओवर ट्रेनिंग कर सकते हैं, या आप अंडर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओवर ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? वर्कआउट्स दैट आर टू लॉन्ग और टू स्ट्रिक्ट, मतलब कि आपने उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवा दी, या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, या उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा था। और ये ओवर ट्रेनिंग की वजह से जो हमारे पास नुकसान आता है वो अंडर ट्रेनिंग से ज्यादा आता है। अंडर ट्रेनिंग क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग तो मैंने आपको बता दिया। आपके ख्याल में अंडर ट्रेनिंग क्या चीज है? मैम ये रिक्वायरमेंट से कम होगा। यस, रिक्वायरमेंट से कम होगा, जितनी आपने कम ट्रेनिंग आपको करवाते हैं, ठीक है। तो अंडर ट्रेनिंग की वजह से हमें नुकसान यही होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। अंडर ट्रेनिंग की वजह से हमारे पास मसल इंजरी के चांसेस इतने नहीं आते, वो जो चांसेस हैं वो आपके ओवर ट्रेनिंग में आते हैं। मतलब कि ओवर ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग से ज्यादा नुकसानदेह है, मैं ये कहना चाह रही हूँ।
परफॉर्मिंग एक गलती आपकी ये भी हो सकती है कि आप नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवाएं। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि आपका जो क्लाइंट था उसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पार्ट लेना है, लेकिन आप उसकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराई जा रहे हैं, उसको रनिंग कराई जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, उसका स्टेमिना तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन वो अपनी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। आपकी ये भी गलती हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी पे काम करते हैं। फेलियर टू स्केड्यूल अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप अपना ट्रेनिंग टाइम स्केड्यूल ही नहीं कर पा रहे, आपको बनाना नहीं आ रहा कि मैंने किसके साथ किस चीज को डालना है, इंटरवल ट्रेनिंग करनी है या एटीवीपी से सिस्टम करना है या ग्लाइकोलिटिक सिस्टम करना है। फेलियर टू टेपर बिफोर अ परफॉर्मेंस, टेपर का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? तो तुक्का लगाओ अगर नहीं पता तो। टेपर या टेपरिंग का कुछ मतलब होता है। आप लोगों ने, मेरे ख्याल में सब एफएससी वाले हैं यहाँ पे, राइट? एफएससी में एक टॉपिक होता था, मुझे हमेशा टेपर से वो याद आ जाता है, और पता नहीं रिंग वॉर्म था या होको वॉर्म था, एफएससी में था या उतनी मैट्रिक में था, किसमें था? मैम टेप फॉर्म होता है। टेप वॉर्म होता है ना, टेप उसके बारे में फॉर्म। लिखते हैं कि उसका टेपर्ड एंड होता है। क्या होता है वो? यस मैम। मैम वो मतलब मूव करते वक्त जो है वो पहले उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, देन कम हो जाती है, यस, देन वो आगे पहले मूव वो, करता है। बिल्कुल पहले वो थोड़ा मोटा सा होता है और एंड पे जाते जाते क्या होता है, वो थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही उसका टेपर्ड एंड होता है। ठीक है, तो हम ये जो जी टेपर मैम। का वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि फेलियर टू टेपर बिफोर अ परफॉर्मेंस। इसको मैं टेपरिंग को पहले पढ़ाती हूँ, इस तरह बाद में आएंगे। टेपरिंग होती है शॉर्ट टर्म रिडक्शन इन ट्रेनिंग लोड प्रायर टू कंपटीशन। हमने 3 सीजन की बात की थी ना, ऑफ सीजन, इन सीजन और प्री सीजन। तो प्री सीजन के अंदर हमने मैक्सिमम काम किया था और हमने कहा था जो इन सीजन है उसके अंदर आप सिर्फ मेंटेन करते हैं। तो जो प्री सीजन में आपने मैक्सिमम ट्रेनिंग की है, उस ट्रेनिंग को आहिस्ता आहिस्ता करके आपने थोड़ा सा डिक्रीज भी करना है, बिल्कुल मैक्सिमम ट्रेनिंग नहीं करते हम इन सीजन में। तो वो जो शॉर्ट टर्म रिडक्शन इन ट्रेनिंग लोड है, कंपटीशन से पहले आप अपना ट्रेनिंग लोड थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं, बहुत कम नहीं करते, हल्का हल्का उसको डिक्रीज करते जाते, ताकि पेशेंट के अंदर गेन ज्यादा है या वो रेस्ट ज्यादा करके ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। तो उसको हम कहते हैं टेपरिंग। फायदा क्या होता है इसका? इट अलाउज द मसल्स टू रीसिंथेसाइज ग्लाइकोजन एंड हील फ्रॉम द ट्रेनिंग इंड्यूस्ड डैमेज। अगर आपकी ट्रेनिंग की वजह से माइक्रो डैमेज हुआ है या माइक्रो फाइबर कुछ और डैमेज हुए हैं और उसके अंदर मसल सोरनेस वगैरह आ गई है, तो सोरनेस को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और ताकि वो अब ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। इट रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस या इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन बोथ द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मतलब कि आप एंड्योरेंस की बात कर लें या स्ट्रेंथ की बात कर लें, दोनों केसेस में टेपरिंग की वजह से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ठीक है, ये तो टेपरिंग हो गई। तो कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स हैं, या आप ओवर ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या आप अंडर ट्रेनिंग कर देंगे, या फिर आप नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवा लेंगे उसको, या फिर आपको ट्रेनिंग प्लान नहीं बनाना आया, या फिर आपका टेपर नहीं आप कर सके। ओवर ट्रेनिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं? मसल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, बॉडी वेट बहुत ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेनिंग की वजह से मसल इतना फटीग्ड हो गया या पेशेंट इतना थक गया है कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। क्रॉनिक फटीग, बहुत अरसे तक उसके मसल्स थके रहते हैं, मतलब कि वो काम नहीं कर पाते। साइकोलॉजिकल स्टेलनेस भी हो सकती है। स्टेलनेस का मतलब क्या है कि वो साइकोलॉजिकली भी थक जाते हैं, कहते हैं ज़हनी सुकून नहीं है उन लोगों को ओवर ट्रेनिंग की वजह से। उनका हार्ट रेट और उनका ब्लड लैक्टेट लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास ओवर ट्रेनिंग के कुछ नुकसान है या कुछ सिम्टम्स है। ये लेक्चर था आपका, थोड़ा लंबा था, थोड़ा हमने भाग भाग के पढ़ा है। कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, बाकी रिकॉर्डिंग में से देख लेना। लेकिन अभी तो आप लोगों के पेपरों का भी काफी रोला है, देखो होते भी हैं या नहीं होते।